कहानी की शुरुआत में हमें नेपाल का एक शहर दिखाया जाता है और उसी शहर के एक छोटे से गांव में एक रॉय परिवार है। रॉय परिवार ने ही शहर की खुदी खुदाई सड़कों को नया बनवाया और उसी ने शहर के हर घर में लाइट पहुंचाई। यह रॉय और इन्हीं ने अपने शहर को एक आलीशान शहर बनवाया। एक बार रॉय परिवार की विरुद्ध पार्टी ने एक डैम बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसका नाम था कोदारी डैम प्रोजेक्ट। डैम को बनवाने के लिए एक गाँव चाहिए होगा जिसे खाली और तोड़ने के बाद डैम बनाया जाएगा। गाँव वालों को ये डैम स्वीकार नहीं था, उनसे उनके घर तोड़ने के लिए बोला जा रहा था। लालच दिया गया कि किसी सिटी में एक एक फ्लैट और अमीर बनने के लिए एक एक नौकरी दी जाएगी। गांव वाले अपने पुरखों की निशानी छोड़ने से मना करते हैं, बोले कि हम अपने पुरखों की निशानी यूं किसी को नहीं दे सकते। जिसने डैम का कॉन्ट्रैक्ट लिया उसका नाम था रौद्रेश और उसे इसका मोटा धन मिल रहा था। वो जानता था कि अगर रॉय परिवार को इस काम के लिए मना लिया जाए तो यहाँ के ये आम लोग तो बड़ी आसानी से मान जाएंगे। और हाँ, वहाँ की जनता ने भी बोला कि जैसा हमारा रॉय परिवार चाहेगा वैसा ही होगा। अगर रॉय परिवार डैम के लिए हाँ बोलता है तो हमारी तरफ से भी हाँ है। लेकिन रौद्रेश के लिए बड़ी अफसोस की बात थी, रॉय परिवार ने डैम के लिए साफ मना कर दिया। यह माइक जो कि अपने भाई के अस्थियों को माउंट एवरेस्ट पर बिखेरने के लिए नेपाल आता है, वो इसीलिए मरने से पहले उसके भाई ने उससे कहा था कि अगर मैं किसी भी तरह से शहीद हुआ तो तुम्हें मेरी अस्थियों को माउंट एवरेस्ट पर बिखेरना होगा और फिर मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। काठमांडू में आने के बाद माइक की मुलाकात उस लड़की से होती है जो उसे माउंट एवरेस्ट पर ले जाएगी और इसका नाम है डैनी। डैनी अब तक माउंट एवरेस्ट पर यही लगभग 10 बार चढ़ चुकी है। डैनी माइक से बातचीत करते हुए उसे उस बस के पास लेकर आती है जिससे वे हमेशा माउंट एवरेस्ट तक जाया करते हैं। इधर रौद्रेश नाम का वो आदमी रॉय परिवार के एक सदस्य को मरवा देता है। रौद्रेश उस बस को ही खाई में गिरवा देता है जिसमें रॉय परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग बैठा था। मतलब उस बस में रॉय के पिताजी थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। रौद्रेश अब पूरे रॉय परिवार को खत्म करना चाहता है, यानी मारना चाहता है। इनके बस में चढ़ने के कुछ देर बाद बस में विजय नाम का लड़का चढ़ता है जो कि रॉय का बेटा है। यानी कुछ वक्त पहले जो बस में मारे गए वो इसके दादाजी थे। जिस बस में विजय, माइक और डैनी है उसी बस में दो आदमी सरदेश के बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हैं ये तो अब आपको पता ही होगा। कुछ ही दूरी तय करने के बाद वो विजय पर हमला करते हैं। हमला होता देख बस में बैठे सभी लोग घबरा गए। बस वाले बाबा चुपचाप बस चला रहे थे और ये दोनों किडनैपर अपना काम कर रहे थे। ये लड़की अपनी गन की नोक पर सभी से उनके फोन उसके हाथ में लगी थैली में डालने के लिए कहती है और वो ऐसा करते भी हैं। सभी के फोन लेने के बाद उन्हें रोड के साइड में फेंक देती है। अपने फोन से कॉल करने के बाद वो रौद्रेश से कहती है कि हमें विजय मिल चुका है और अभी इस टाइम बेहोश है, कुछ देर में हम उसे आपके पास ले आएंगे। माइक ने डैनी से इशारों में कहा कि अगर हमें इसे बचाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आगे चल के बकरियों की वजह से बस रुकती है। माइक और डैनी ने इस बात का फायदा उठाया। डैनी ने बस रुकते ही उन्हें चौंकाया और एक लोहे का एक हथियार टाइप का कुछ उठाती है और माइक को देती है। माइक ने टायर के ऊपर का ढक्कन खोला और उस लोहे के हथियार को टायर में कस के लगा दिया। टायर धीरे धीरे कटने लगा और फिर एकदम बस का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ते ही माइक और डैनी ने उन पर हमला किया। काफी देर तक यूं ही लड़ाई चलती रही। बस की सिचुएशन वहां पर कोई नहीं देख रहा था। माइक ने इस वेस्ट इंडीज से दिखने वाले आदमी को मारकर बस से नीचे फेंक दिया और वो लड़की जो थी उसे बंदी बना लिया। उनकी बस जो थी वो टायर कटने की वजह से एक किनारे पर लटक चुकी थी। सब एक एक करके नीचे उतरे। वे अब उसी गाँव में आ चुके हैं जिस गाँव में वो डैम बनना था। उन्होंने उस गाँव में पहुंचते ही उन किडनैपर्स के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को इन्फॉर्म करते ही तुरंत वहाँ पर पुलिस आई। यह मायर्स जो कि वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा था कि कहीं पर इतनी जल्दी पुलिस कैसे आ सकती है और एकदम सोच में पड़ गया। पुलिस वालों ने एम्बुलेंस बुलाने की बजाय विजय को एक गोदाम टाइप के अंदर लेके गए। मायर्स ने डैनी से कहा कि डैनी क्या तुम मुझे इस लड़के का नाम पूछकर बता सकती हो जिसे अभी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। डैनी ने पुलिस वाले को बुलाया और पूछा कि सुनो, हमें उस लड़के का नाम जानना है जिसे अभी तुमने अपनी गिरफ्त में लिया है। पुलिस वाले ने उन्हें उसका नाम विजय रॉय बताया। मायर्स ने उसका नाम विजय रॉय सुना तो उसने डैनी से कहा कि कहीं ये कोदारी तो नहीं। डैनी ने कहा कि हाँ ये कोदारी है, पर आपको कैसे पता? मायर्स ने डैनी से बोला कि विजय एक बहुत ही बड़े परिवार का बेटा है और अपने परिवार का इकलौता वारिस भी। मायर्स ने काफी देर तक डैनी को सारी बातें बताई और बोला कि यहाँ पर एक रौद्रेश नाम का व्यक्ति है और वो अब रॉय परिवार को खत्म करना चाहता है। डैनी को ये सारी बातें पता थी लेकिन ये नहीं पता था कि वो रौद्रेश नाम का आदमी रॉय परिवार को खत्म करना चाहता है। ये तीनों एक साथ बोले कि देखो हम लोग ऐसा नहीं होने दे सकते। इतना कहते वो उस गोदाम के पास गए जिसके अंदर विजय था। उन्होंने पुलिस वाले से बोला कि हमें विजय से मिलना है। इतने में ही अंदर से विजय की चिल्लाने की आवाज आई। चिल्लाने की आवाज सुनते ही माइक ने पुलिस वाले पर हमला कर उसे नीचे गिरा दिया और फिर सीधे अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि विजय से पूछताछ चल रही है और वो भी अत्याचार के साथ। उन्होंने जाते ही उन पर हमला किया और उनके हाथ से विजय को छुड़ा लिया। जैसे ही ये लोग गोदाम से भागकर बाहर आए वैसे ही उन्होंने बाबा से बस स्टार्ट करने के लिए बोला। वो इसीलिए ताकि वो उसे लेकर यहाँ से दूर जा सके, इतनी दूर की फिर कभी विजय की जान को खतरा ना हो।
मायर्स की बेटी स्टार उन सभी से पूछती है कि मेरे पापा कहाँ हैं, वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं आए। उनमें से किसी ने स्टार को मायर्स के बारे में नहीं बताया। अगर उन्होंने स्टार को मायर्स के बारे में अभी बता दिया तो वो अपना आपा खो देगी और फिर ऐसी सिचुएशन में उसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे उन्होंने कोदारी से भागना शुरू किया वैसे ही वहाँ की पुलिस ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया। रोद्रेस ने कोदारी की सारी पुलिस को खरीद लिया और यही वजह थी कि पुलिस वाले भी उन पर अत्याचार कर रहे थे। बस वाले बाबा पुलिस वालों को अपने पास भी नहीं आने दे रहे थे। बस को भगाने में बाबा एकदम माहिर थे, लेकिन अफसोस पुलिस वालों ने घेर कर उन्हें भी मार दिया। अब तक इस हमले में 2 लोगों की जानें जा चुकी हैं, एक मायर्स और दूसरे बस वाले बाबा। बाबा को मरता देख डैनी ने पुलिस वालों पर हमला किया। पुलिस वाले अपने ऊपर हमला होता देख इधर उधर भागे। पुलिस वालों की उस हड़बड़ी में माइक आगे आया और उसकी स्टीयरिंग संभाली। माइक ने बस को भगाते वक्त विजय से एक चाकू टाइप का कुछ मांगा, वो इसीलिए ताकि वो आगे पत्थरों के पाइपों से भरे ट्रक की रस्सी काट सके। रस्सी को काटते ही जितने भी पाइप या जो भी थे वो नीचे रास्ते पर गिरने लगे और रास्ता बंद हो गया। जब स्टार को पता चला कि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो उसे एकदम सदमा सा पहुंचा और वो शांत हो गई। ये लोग अब कोदारी से भागकर बहुत दूर आ चुके हैं। बस में जब उन्होंने बस वाले बाबा पर नजर डाली तो वो अभी भी जिंदा थे। इधर सरदेश ने पुलिस वालों से पूछा कि इन्हें हटाने में कितना टाइम लगेगा, तो पुलिस वाले बोले कि यही कुछ 1 घंटा। पहले मशीन को लाया जाएगा, उसके बाद इसे हटाया जाएगा। ये लोग चलते चलते पहाड़ों के बीचों बीच आ चुके थे। यहाँ मशीन को आने के बाद इन्हें हटाया गया। इनके हटते ही रोद्रस और पुलिस वाले तेजी के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल गए जो इस टाइम पहाड़ों में हैं। बस वाले बाबा ने अपनी बस को रुकवाया और उन्हें यहीं पहाड़ों के बीच उतारने के लिए बोले कि मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता, मुझे यहीं पर उतारो। उन्होंने उसे उस हाल में उतारने के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन बाबा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। उन्होंने फिर बाबा को नीचे उतारा और उनके हाथ में एक गन दे दी ताकि वो अपना बचाव कर सके। बाबा रोते हुए बोले कि मेरे दोस्तों अब अगले जन्म में मिलते हैं। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकले। चलते चलते ये लोग बस को लेकर एक ऐसे ढलान पर आते हैं जिसे मौत का ढलान बोला जाता है। ऐसी मौत जिसे लोग यहाँ आकर खुद ही नौता देते हैं। वहाँ पर एक मशीन भी रखी थी जो कि एक चाइनीज मशीन थी। उसे यूज करना हर किसी के बस की नहीं थी, उसका यूज बस कुछ ही लोग कर पाते थे। एक तो सरकार के इंजीनियर और दूसरे चाइनीज के लोग। चाइनीज के लोग उसे इसीलिए यूज कर पाते थे क्योंकि वो मशीन जो बनाई गई थी वो चीन में ही बनाई गई। मशीन को ये लोग इधर उधर से देख रहे थे, यूज कैसे करना है ये उनमें से किसी को नहीं पता। उसके बाद सभी ने अपना उल्टा सीधा दिमाग लगाया और उसकी मदद से अपनी बस को ढलान से नीचे उतारने लगे। वे सभी खुश थे कि उनकी बस बड़ी आसानी के साथ आराम आराम से नीचे उतर रही है। कुछ देर तक ही बस सही से नीचे उतरी। मशीन उनके द्वारा की गई गलतियों के कारण खराब हो गई, जिसकी वजह से रस्सी टूटी और बस तेजी के साथ नीचे आने लगी। वे सभी तेजी से बस को नीचे जाता देख हैरान हो गए। सोचने लगे कि आज तो मौत पक्की है। काफी देर तक तो माइक बस को संभालता रहा, लेकिन फिर एक मोड़ ऐसा आया जिस पर माइक बस को नहीं संभाल पाया और बस पलट गई। बस के पलटते ही माइक तेजी से चिल्लाया और बोला कि सब लोग ठीक हो कि नहीं। काफी देर तक किसी की आवाज नहीं आई। माइक फिर तेजी से बोला कि कोई तो जवाब दो। सबके सब चिल्लाए और माइक से बोले कि हाँ हम लोग ठीक हैं। शुक्र है कि उनकी बस पलटने के बाद ऊपर ही रह गई। उनके बगल में ही एक खाई थी जिसमें कई सारी गाड़ियां पड़ी थी। उन गाड़ियों को देखकर वे अंदाजा लगा रहे थे कि शायद ही नीचे गिरने के बाद कोई बच पाता। सभी अपने आप को जिंदा देखकर मन ही मन खुश थे। उनके बस के टायर टूट चुके थे। आगे वाले टायर ठीक हैं, लेकिन पीछे वाले टूट गए। सबसे पहले तो उन्होंने बस को खड़ा किया। बस को खड़ा करने के बाद उन्होंने खाई में एक बस देखी जिसके पिछले टायर का सिस्टम बिल्कुल ठीक था। उन सभी ने फिर एक और बार दिमाग लगाया और नीचे खाई में पड़ी बस के सिस्टम को ऊपर लाने लगे। सिस्टम को ऊपर लाने के बाद वे सभी उसे केबी एक्सप्रेस में फिट करने लगे और ऐसा हुआ भी। उनकी खुशकिस्मती जो उनकी बस अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। रोद्रस भी उस मशीन के पास आता है जो उन लोगों से नीचे उतरते वक्त खराब हो गई थी। रोद्रस बोला कि अब क्या करें। पुलिस वाला बोला कि आप बस हमें 2 घंटे दीजिए, हम कुछ ना कुछ करते हैं। रोद्रस बोला कि 2 घंटे में तो वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे, मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। माइक के एक गोली लगी थी पुलिस वालों से बचकर भागते वक्त और वही गोली अब उसे बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। विजय का फोन जो था वो रोद्रस के पास ही था जो कि उससे पूछताछ करते वक्त लिया था। विजय के फोन पर एक एसएमएस आता है जो कि विजय के पिताजी का था। एसएमएस में लिखा था कि वे नॉर्थ की तरफ किसी पहाड़ी पर है। रोद्रस ने अपने एक आदमी को बाइक लेकर भेजा, बोला कि इस एड्रेस पर जाओ और बुड्ढे को वहीं पर खत्म कर दो। वो आदमी रोद्रस के एक इशारे पर वहां से गया रॉय को मारने के लिए, लेकिन अफसोस रॉय की जगह बेचारा खुद मारा गया। उसके बाद ये सभी लोग उसी जगह पर पहुंचे जहाँ पर विजय के पिताजी रॉय थे। विजय के पिताजी ने विजय को पहले से ही बता रखा था कि वे कहाँ और कौन सी जगह रुकेंगे। रॉय ने अपने बेटे को उनके पास पैदल आने के लिए बोला था और फोन पर कोड में बात करने के लिए बोला, लेकिन उसका फोन जो था वो रोद्रस के पास था। तो उसने नॉर्मल लोगों की तरह एसएमएस का रिप्लाई दिया, जिसे देख रॉय समझ गई कि उनके बेटे का फोन उसके पास नहीं है बल्कि किसी और के पास है। और यही कारण था जो उन्होंने जाल बिछाया और रोद्रस के आदमी
आदमी को मार दिया। उसके बाद वहाँ पर विजय और उसके साथी पहुंचे। रॉय ने पहले तो उन्हें दूर से देखा कि वे लोग कौन है। जब उन्होंने देखा कि ये तो विजय, बिना देरी किए भी अपने बेटे विजय के पास आए और उसके गले लगे। अब इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इन दो कामों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा। पहले या तो वो चाइना बॉर्डर तक पहुंचे जहाँ रॉय के दोस्त हैं और वही इन्हें रहने के लिए स्थान देंगे, या फिर ये लोग रोद्रेस को ही जान से मार दें। अब सबसे पहले तो ये लोग माइक की जो गोली लगी थी उसे निकालते हैं और पूरी तरह से उसका इलाज भी किया। उसके बाद चाइना बॉर्डर पर जाने के लिए एक क्रेन के पास आते हैं जो कि काफी पुराने जमाने की है और उसी से ये लोग घाटी पार करेंगे। इन्होंने ट्रक को उतार कर क्रेन पर बस को चढ़ाया और घाटी के उस पार जाना शुरू किया। विजय के पिताजी क्रेन को चलाने के लिए घाटी के इस पार ही रह गए। ये लोग घाटी को पार करने वाले थे कि तभी वहाँ पर रोद्रेस और रोद्रेस के आदमी आए और आधे रॉय को जान से मार दिया। इधर इन्होंने घाटी पार कर ली। रॉय को मरता देख माइक और डैनी ने रोद्रेस से बच के भागने की बजाय अब उसे मारने की ठान ली। गाड़ी को पार करके रोद्रेस भी उनके पीछे आया। काफी देर तक उनके बीच फायरिंग हुई। धीरे धीरे माइक और डैनी ने सभी को मार दिया। अब बचा था तो सिर्फ रोद्रेस। हमला करने के लिए रोद्रेस अचानक आगे से आया और हमला किया। माइक ने इस बात का फायदा उठाया और उसे अपनी बस से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। माइक ने भी रोद्रेस को सेम उसी तरह से मारा जिस तरह से उसने विजय के दादाजी को मरवाया था। अब ये लोग अपनी जिंदगी बड़ी आसानी से जी सकते हैं क्योंकि रोद्रेस जो था वो मारा जा चुका है। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।